मोस्ट वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है माउली द एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस द कॉन्सेप्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसे कि अपना प्रीवियस लेक्चर्स में वगैरह जो अपने 12th स्टैंडर्ड के बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के जो सॉल्व क्वेश्चन है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स चैप्टर के, वो मैंने स्टार्ट कर दिए हैं और ये अभी अपना क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो इसको अपन आज सॉल्व करेंगे। ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए चालू कर देते हैं अपना लेक्चर। ठीक है, अभी एक बात का ध्यान रखना कि अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस लेक्चर्स आप ज़रूर देख लीजिए। उसमें मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया है कि ट्रायल बैलेंस वगैरह के कौन सी पोस्टिंग किस अकाउंट में होगी। मीन्स की ट्रायल बैलेंस में जो आपको ये बैलेंसेस दिए गए हैं उनमें से कौन सा बैलेंस किस अकाउंट के अंडर में आएगा, ये कन्फ्यूजन बहुत रहता है आपको, मुझे सब पता है। लेकिन कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपन मैक्सिमम सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी के लिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले तो वो पढ़ो। मैं ना इस सिनेरियो से आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपको एग्जाम में भी उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे अब इस लेक्चर में मैं सिखा रहा हूँ, उसी तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का लेक्चर है वो, और अपना जो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का जो चैप्टर है उसका जो स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर से जिसमें मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया है, स्टेप वाइज एक्सप्लेन किया है कि कैसे सॉल्व करना है आपको ये अकाउंट। ठीक है, ये प्रोसीजर वगैरह, तो वो एक बार जरूर देख लीजिए तो आपको प्रॉपर आइडिया आ जाएगा कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या था अपना, जैसे मैंने आपको बताया अपना फर्स्ट स्टेप है क्वेश्चन पहले तो पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ो, इधर क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर पीयूष एंड मिस्टर अरुण यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, क्या क्या बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। अभी ये लोग ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ ऐसा बोल तो नहीं रहे हैं, लेकिन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, ये मेरा आपको सजेशन है। कंपलसरी बनाओ ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो, कुछ भी पार्टनर से रिलेटेड प्लस माइनस करना हो, कुछ भी डिडक्ट वगैरह करना हो तो सेपरेट अकाउंट में करो, कुछ भी जम्बलिंग नहीं होगा। ठीक है, स्टार्ट कर देते। फर्स्ट अपना स्टेप क्या है, ट्रायल बैलेंस देखा। ठीक है, ट्रायल बैलेंस देखने के बाद उसमें ना आपको अभी ये जो डेबिट साइड का बैलेंस है और एक ये देखो, ये डेबिट साइड का एक बैलेंस है और एक क्रेडिट साइड का बैलेंस है, राइट। तो डेबिट साइड के बैलेंस में जो जो बैलेंस दिए गए हैं उनके सामने आपको या तो ट्रेडिंग अकाउंट, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या तो एसेट या लायबिलिटीज, ये आपको मेंशन करना है। आपके ओन कोड वर्ड्स में आप मेंशन कर सकते हो, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया है ट्रेडिंग अकाउंट के लिए टी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए पी एंड एल, ओके, एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए P/L, ये आप लिखोगे। कंफ्यूजन है तो फर्स्ट लेक्चर देखो। और बैलेंस शीट में से जो एसेट लायबिलिटीज है उनके लिए एसेट के लिए ए और लायबिलिटीज के लिए एल, ऐसे मेंशन करो। कैसे करना है, अभी देखो ओपनिंग स्टॉक कौन सा है, ओपनिंग स्टॉक कोई भी स्टॉक हो वो जाएगा किधर, डेबिट साइड में दिया है इधर, ट्रायल बैलेंस में दिया है स्टॉक, इसका मतलब वो ओपनिंग स्टॉक है। और ऊपर से आपको डेट वगैरह भी मेंशन करके दी है ना, ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक जाएगा किधर, अपने बिजनेस में जो स्टॉक पड़ा हुआ है। सपोज अभी साल खत्म हुआ 31 मार्च को, ठीक है, तो 1 अप्रैल को नया साल चालू होगा अकाउंटिंग का। ठीक है, अपना जनवरी को चालू होता है रेगुलर। ठीक है, वैसे अकाउंटिंग का 1 अप्रैल को चालू होगा। तो उस साल के शुरू में जो स्टॉक मेरे पास बचा हुआ है, पड़ा हुआ है, उसको मैं बोलता हूँ ओपनिंग स्टॉक। और वो किधर जाएगा, वो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, बिकॉज स्टॉक किस चीज़ का रहता है, गुड्स का, और गुड्स से रिलेटेड जो भी हो फैक्ट्री में जाएगा, और फैक्ट्री से रिलेटेड ट्रेडिंग अकाउंट। कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक के आगे लिखो टी लिखो, डन, ओके। देन नीचे दिया है परचेजेस। अभी परचेजेस मतलब मैं स्टॉक खरीद रहा हूँ, रॉ मटेरियल खरीद रहा हूँ मुझे मेरे गुड्स बनाने के लिए। अब ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने तक इमेजिन करो कि आपका एक मोबाइल प्रोडक्शन का बिजनेस है। सैमसंग, जो कि रियलमी वगैरह, ये जो ब्रांड्स है एप्पल वगैरह, उसकी तरह आपका खुद का एक ब्रांड है, ये इमेजिन करो। और आंखों के सामने वो पूरा नज़रिया लेके आओ, उस नज़रिए से देखो, सब सीनरियो लेके आओ कि आपका खुद का बिजनेस है। उस हिसाब से करोगे तो प्रॉपर सब अकाउंटिंग समझ में आएगी। ठीक है, तो अभी दिया है परचेजेस। आपके फैक्ट्री के अंदर आप रॉ मटेरियल खरीदोगे मोबाइल नए पीस बनाने के लिए, नए यूनिट्स प्रोडक्शन करने के लिए, वो है अब मेरा परचेजेस। तो फैक्ट्री से रिलेटेड है ट्रेडिंग अकाउंट। अभी ट्रेडिंग अकाउंट सर ये तो लिख दिया कि ट्रेडिंग अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, लेकिन डेबिट साइड में जाएगा या क्रेडिट साइड में। तो मैं एक बात कंफर्म कर दूं कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जो भी चीज़ें दी जाती है वो आप अभी सपोज ये इसके सामने मैंने ट्रेडिंग अकाउंट लिखा, सपोज मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन जो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जो चीज़ें दी गई है ना, वो सपोज ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल, इस अकाउंट्स के, ये सब अकाउंट्स के डेबिट साइड में ही जाएगी, बिकॉज इधर डेबिट साइड है तो उधर भी डेबिट साइड में ही जाएगी। अगर इधर क्रेडिट साइड में है तो उधर भी क्रेडिट साइड में ही जाएगी। सो नो कन्फ्यूजन, फोकस हियर।
फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए और प्रीवियस लेक्चर भी एक बार देख लीजिए तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अभी सैलरीज देखो, सैलरीज है ऑफिस से रिलेटेड, क्यों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, चलो, लेकिन सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों जाएगी? बिकॉज ऑफिस से रिलेटेड है। और सैलरी ऑफिस से रिलेटेड कैसे? वो सैलरीज देते हैं हम एम्प्लॉयज़ को, और एम्प्लॉयज़ किधर रहते हैं? एम्प्लॉयज़ रहते हैं ऑफिस में बैठे हुए काम करते हैं। और अगर वेजेस रहता तो मैं क्या करता? वर्कर्स को वेजेस देते हैं, जिनको रोज के हिसाब से पगार देना पड़ता है रोज का, तो उनको वेजेस देते हैं और वेजेस वर्कर्स को देते हैं, और वर्कर्स काम करते हैं फैक्ट्री में, इसीलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता। लेकिन सैलरी एम्प्लॉयज़ को देंगे और एम्प्लॉयज़ काम करते हैं ऑफिस में, और ऑफिस से रिलेटेड जो भी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो अभी सैलरीज मेरा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, ओके। देन मुझे दिया है वेजेस। अब ये मुझे इंडिकेशंस करने की ज़रूरत है क्या? लेकिन मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि आप भी मेरे साथ कर रहे हो, उस हिसाब से मैं करवा रहा हूँ। डन। तो मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप भी आपके हाथ में बुक ओपन करके बैठोगे, या तो अगर ट्रैवलिंग वगैरह कुछ करते हुए वीडियो देख रहे हो तो ऐसा इमेजिन करो कि आपको भी यही स्टेप्स अब करने हैं सॉल्व। ठीक है, तो कुछ कन्फ्यूजन मत करना और कुछ डिफरेंस नहीं है। देखो वेजेस, अभी सैलरीज हुआ, अभी वेजेस मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन कर दिया ना आपको। तो वेजेस जाएगा, वर्कर्स को वेजेस देता हूँ मैं। ठीक है, वर्कर्स किधर काम करते हैं? जो लोडिंग अनलोडिंग वो सब काम करते हैं ना मेरे फैक्ट्री के अंदर, तो फैक्ट्री से रिलेटेड है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट। अभी दिया है कैरीज। जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अगर ट्रायल बैलेंस में कैरीज मिलता है या कैरीज इनवर्ड मिलता है, दोनों भी सेम ही है। सिर्फ कैरेज लिखा है, स्पेसिफाई नहीं किया है कि कैरेज इनवर्ड है या आउटवर्ड है, तो मान लो कि कैरेज इनवर्ड ही है। ठीक है, तो कैरेज इनवर्ड मीन सामान रॉ मटेरियल लाने का खर्चा, तो वो मेरे जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। देन दिया है रॉयल्टीज। अब ये मार्कर है, ठीक है, या फिर मैंने आपको जैसे बोला, आप अज्यूम करके चलो कि आपका मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। ठीक है, तो आप मोबाइल बनाते हो तो मोबाइल पे थप्पा मारोगे, ब्रांड का नेम छापोगे, उसी को बोलते हैं रॉयल्टीज। एक टाइप से इजी कॉन्सेप्ट मुझे समझाना है आपको, ज़्यादा डीप में रामायण नहीं पढ़ते बैठेंगे। ठीक है, तो रॉयल्टीज का मीनिंग तो वही है। ठीक है, ब्रांड का नेम प्रिंट किया प्रोडक्ट पे, तो प्रोडक्ट का ब्रांड का नेम प्रोडक्ट पे किधर प्रिंट करते हो? फैक्ट्री के अंदर, और फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी है ट्रेडिंग अकाउंट, सो रॉयल्टीज भी जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। देन दिया है मुझे फ्राइट। अब ये फ्राइट मतलब क्या? ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स वगैरह होते हैं, तो उस चीज़ों का खर्चा, लेकिन वो फ्राइट का वगैरह खर्चा किधर लगता है? जाएगा तो वो फैक्ट्री से रिलेटेड ही है ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाएगा। ठीक है, तो फ्राइट ट्रेडिंग अकाउंट। देन है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। एक बात नोटिस करो, इजी कॉन्सेप्ट है, लॉजिक लगाओ, अपना खुद का लॉजिक लगाओ, खुद का दिमाग लगाओ। मुझे एक बात बताओ कि प्रिंटिंग और स्टेशनरी किधर यूज़ होगा? फैक्ट्री में मेरे मोबाइल अगर बन रहा है, मोबाइल मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उधर मैं प्रिंटर का वगैरह यूज़ करूँगा क्या? वो तो ऑफिसेस में प्रिंटर रहेगा ना, प्रिंट वगैरह करने के लिए जो भी पेपर वगैरह सब लगेंगे, स्टेशनरी वगैरह मीन्स पेन वगैरह जो कुछ है, तो वो लगेगा किधर? ऑफिस के अंदर ना। फैक्ट्री के अंदर क्या लगेगा तो मोबाइल की गुड्स पार्ट्स वगैरह, मशीनरीज वगैरह है, वो ऑफिस के अंदर वो फैक्ट्री के अंदर यूज़ होगा, वर्कर्स होंगे, तो वो सब चीज़ें, ऑयल वगैरह ये सब। लेकिन स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वगैरह, प्रिंटर वगैरह, सीधी सी बात है, वो ऑफिस के अंदर यूज़ होगा, इसीलिए वो जाएगा ऑफिस से रिलेटेड है। और ऑफिस से रिलेटेड मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रिलेटेड है, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन मुझे दिया है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे ऐसे कस्टमर जिनके पास से मुझे पैसे मिलने वाले हैं, जो मेरे पास से सामान उधारी पे लेके गए थे, तो उसके पैसे वो मुझे देंगे। आने वाले पैसे हैं, पैसे आने वाले हैं, मतलब वो मेरा एसेट है। वही अगर मुझे सामने वाले को देना रहता तो वो मेरी लायबिलिटी रहती। एसेट क्या है, लायबिलिटीज़ क्या है? अगर ऐसे भी कुछ स्टूडेंट होंगे, एक ही रिक्वेस्ट है, पहले तो 11th स्टैंडर्ड का ABCD कॉन्सेप्ट वाला मीन्स चैप्टर 1 का फर्स्ट प्लेलिस्ट देख ही लो, उसके बाद में आना डायरेक्टली गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पे, और वो चैप्टर 2 पार्ट्स अपने ख़त्म किए आपने, तो गारंटी है कि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ ही जाएगा। ठीक है, देखो अभी इधर दिया है फर्नीचर। फर्नीचर क्या है? मेरे बिजनेस की प्रॉपर्टी है, एक टाइप से 10-10 साल तक फर्नीचर पड़े रह सकता है बिजनेस के अंदर, तो वो मेरा एसेट है। देन मुझे दिया है क्या दिया है? लीज होल्ड प्रॉपर्टी। लीज होल्ड प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी, एक टाइप से एक वर्ड अपने पढ़ लिया ना, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब बात खत्म, एसेट। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना है मुझे आपको, नहीं तो कॉन्सेप्ट तो मैं ऐसे ही उसका क्लियर कर दूँ कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी मतलब होता क्या है, लेकिन प्रॉपर्टी वर्ड दिया ना, बात खत्म। ज़्यादा कंफ्यूज दिमाग में जम्बलिंग नहीं करना है मुझे आपके। अगर ये वीडियो आप एग्जाम के टाइम पे भी अगर एक आध महीना पहले भी देख रहे हो, तो भी आपको फटाक से क्लियर होना चाहिए। ठीक है,
इन्वेस्टमेंट, मैंने किसी जगह पे किसी बैंक के अंदर या फिर किधर भी इन्वेस्ट करके रखा है, मैंने सोना खरीद के रखा है, कुछ भी हो, इन्वेस्ट किया है तो मेरे ही पैसे से मैंने किया है, वो मेरे ही एसेट है, ठीक है, तो वो मेरा इन्वेस्टमेंट मेरा एसेट है। देन मुझे दिया है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रेन से आने जाने का, बस से, मतलब मेरे एम्प्लॉयज़ को अगर मैंने दिया है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, देखो रहता है सैलरी के अंदर, बाद में पता चलेगा आपको। और दूसरी बात कि सपोज़ ट्रैवल, मेरे एम्प्लॉयज़ को मैंने बोला कि अरे जा, अपना कंपनी का ये काम है और जाते वक्त कैब वगैरह कर लेना, तू जा, तेरा खर्चा जो कुछ है मैं दे दूँगा, ठीक है, लेकिन मेरा काम कर। वो अपने खुद के पैसे से तो नहीं जाएगा ना, कंपनी का काम है तो वो कंपनी से ही क्लेम करेगा। तो कंपनी उसको बोलेगी ठीक है, ट्रैवलिंग का एक्सपेंस, ट्रैवलिंग के लिए हुआ खर्चा, तो उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस मेरा किधर जाएगा, खर्चे के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 ईयर्स, एक बात नोटिसेबल है इधर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एडवर्टाइजमेंट दिया है। एडवर्टाइजमेंट मतलब किधर बैठ के करते, मेरी मार्केटिंग टीम है वो मेरे ऑफिस के अंदर बैठ के एडवर्टाइजिंग का खर्चा करेगी ना, मीन्स कि एडवर्टाइजिंग करेगी, तो उनको जो लगने वाला एक्सपेंस रहेगा, तो एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंस वो ऑफिस के अंदर ही काउंट होगा, मीन्स मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर काउंट होगा, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन मुझे दिया है बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब ऐसे कस्टमर जो मेरा पैसा जिन्होंने डुबा दिया, बोले कि भाई उधारी पे लेके जा रहा हूँ, 2-3 महीने बाद दे दूंगा, तो मेरे थे डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, देखो ऊपर सन्ड्री डेटर्स, वो मेरा एसेट थे, मुझे वो पैसे देने वाले थे, लेकिन उनमें से कुछ कस्टमर ऐसे निकले कि उन्होंने मेरे पैसे डुबा दिए, लॉस कर दिया। अभी लॉस कर दिया मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डन, बैड डेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड, देखो आपका एम्प्लॉय आपके पास आया, सर मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि अगर अपन ना अपने प्रोडक्ट पे, आपका मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, आपका एम्प्लॉय आपके पास आएगा तो आपको बोलेगा सर अपन क्या करते हैं, आइडिया लगाता हूँ मैं, अपना 10% डिस्काउंट अलाउ कर दो अपने प्रोडक्ट्स पे, तो अपने प्रोडक्ट बिकेंगे, सेल ज़्यादा होगा। तो आप क्या सोचोगे, अरे ये बात तो सही बोल रहे हैं, ठीक है अलाउ कर देता हूँ, जा परमिशन है, लगा दे डिस्काउंट का बैक लेबल। देखो क्या बात कही मैंने, डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट अलाउ किया मतलब आपने डिस्काउंट दिया आपके प्रोडक्ट पे, कस्टमर आपके पास आएगा और डिस्काउंटेड रेट पे मीन्स कम रेट पे खरीद के लेके जाएगा, तो आपके लिए लेकिन नुकसान है ना। अगर डिस्काउंट नहीं दिया रहता तो 4 पैसे ज़्यादा कमाता मैं, ठीक है, डिस्काउंट दिया वो आपकी स्ट्रैटेजी थी ना, लेकिन नुकसान तो हुआ है, जैसे भी हो, तो हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, दोनों भी दिया है इधर। अभी कैश इन हैंड, मेरे पास पड़े हुए पैसे मेरे हाथ में पड़े हो, मेरे बैंक अकाउंट में पड़े हो, मेरे शॉप के कैश काउंटर पे पड़े हो, या फिर मेरे बिजनेस के बैंक अकाउंट में पड़े हो, जो भी पैसे है वो मेरे है, ठीक है, बिजनेसमैन के मीन्स की बिजनेस के है, तो वो बिजनेस के लिए एसेट है, बुरे वक्त में काम आएगा, या फिर उस पैसे का यूज़ करके कुछ नई मशीन खरीदूंगा और प्रोडक्ट बना के बेचूंगा, ठीक है, बिजनेस का एसेट, सालों साल तक उनका यूज़ करके आप कुछ ना कुछ खरीद सकते हो, सालों साल तक बिजनेस में रहने वाली चीज़ हो, या फिर कुछ खर्चा है वो खर्चा का पेमेंट करना हो, लेकिन कैश आपका एसेट है, एक बार दिमाग में फिट कर लेना, किसी भी लॉजिक से सोचो, जितने की मैंने 2-3 अभी आपको बताए, लेकिन लॉजिकली कैश आपका एसेट है, शॉर्ट टर्म एसेट है, मीन्स करंट एसेट है, ठीक है, एसेट में लिख दो, कैश इन हैंड कैश इन बैंक दोनों भी ए, ठीक है। नीचे दिया है फिक्स डिपॉजिट। अभी डिपॉजिट बैंक में आप एफडी कराते हो, सुना है आपने, क्यों कराते हो, जैसे कि ऊपर एक टर्म होके गया है इन्वेस्टमेंट, फिक्स डिपॉजिट भी एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है, जो कि बैंक में, अभी आपका फिक्स डिपॉजिट ना, मैं ऐसे स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ कि क्या, जिनको पता भी नहीं है कि एफडी होता क्या है, सुना बहुत है कि अरे एफडी होता है, एफडी क्या रहेंगे तो फ्यूचर में जाके फ़ायदा होता है। देखो आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है, आपका है सेविंग्स बैंक अकाउंट, लेकिन बैंक वाले आपको उस पर सिर्फ 2% का इंटरेस्ट दे रहे हैं, मीन्स सपोज 1 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है, 1 लाख रुपए मेरे बैंक अकाउंट में पड़े हैं, ठीक है, उसमें सपोज 2% का ही आपको इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक की तरफ से, ठीक है, ठीक है, कितना हुआ फिर 2000, 1% 1000, 2% 2000, ये आपका नॉर्मल कंडीशन में, आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में मैक्सिमम आपको इतना ही इंटरेस्ट मिलता है सेविंग बैंक अकाउंट में। लेकिन अगर आपने बैंक को बोला कि मेरा जो 1 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है, उसका मैं एफडी कराना चाहता हूँ, तो अगर आप एफडी करवाओगे, फिक्स डिपॉजिट करो, तो ये पैसे सेफली इन्वेस्ट होते हैं, इसमें से कुछ भी लॉस नहीं होता, ठीक है, सिर्फ इसी कंडीशन में बैंक डूब गया या कुछ भी हो, लेकिन
उसका भरपाई हो जाता है, लेकिन ये सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है एफडी को। अगर मुझे एफडी मैंने करवाई, उसी को मुझे मिल रहा था 2000, ठीक है, अगर मैंने एफडी करवाई तो क्या होगा, बैंक बोलेगी ठीक है 7% देते हैं अभी हम आपको, क्योंकि आप एफडी करवा रहे हो। 7% मतलब कितना, अभी देखो 1% मीन्स 1000, 7% मीन्स 7000। देखो किधर 2000 किधर 7000, पैसे उतने ही लगाओ, लेकिन 2000 मिल रहे थे नॉर्मल कंडीशन में, और अगर एफडी करवाई तो 7000। तो वो एक टाइप का फिक्स डिपॉजिट होता है कि इतने इतने टाइम तक, 5 साल 6 साल 2 साल तक आप फिक्स में पैसे डाल रहते हो, और वो आप विड्रॉ नहीं कर सकते। आपको उस एफडी को ब्रेक करना पड़ता है, मीन्स कि एफडी को आपको ये करवाना पड़ता है, क्लेम करना पड़ता है कि भाई मुझे अभी एफडी तोड़नी है, बात ख़त्म, ठीक है, विड्रॉ करने के लिए। तो मेरा कहने का इंटेंशन सिर्फ इतना ही है कि अगर ये पैसे आप फिक्स डिपॉजिट में रखवा लेते हो तो इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, तो एक टाइप का इन्वेस्टमेंट ही है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मीन्स मुझे वो पैसे आने वाले हैं, वो मेरे ही पैसे मैंने फिक्स करके रखे हैं कि भाई इतने इतने साल तक ये फिक्स है, इनमें से एक भी रुपये में निकालूंगा नहीं। तो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट मेरे पैसे आने वाले हैं, एसेट है, मेरे ही पैसे खुद के हैं, वो कभी भी चाहिए चलो ब्रेक करके निकाल लो, ठीक है, क्लेम कर लो। अभी देन क्रेडिट साइड, अभी देखो डेबिट साइड अपनी कंप्लीट हो गई है, मैंने भी इंडिकेट कर दिया है। अभी क्रेडिट साइड में देखो, क्रेडिट साइड में दिया है पार्टनर्स का कैपिटल्स दिए हैं अपने को। फर्स्ट दिया है पीयूष, देन दिया है अरुण। अभी पार्टनर्स से जो भी नाम है, मीन्स की जो कैपिटल उनका दिया है वो अपन ने सेपरेट अकाउंट बनाया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो उसमें जाएगा P/C पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों भी। देन मुझे दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स। अभी सन्ड्री जैसे कि डेटर्स मेरे कस्टमर थे, जिनको मैंने उधार दिया है वो मेरे डेटर्स थे, वैसे ही जिनके पास से मैं खुद उधारी पे लेके आया हूँ वो मेरे पास मांगने आएंगे कि अरे तुम मेरे पास से सामान उधारी पे लेके गए थे, पैसे दे, मेरे पास मांगने आएंगे। इसका मतलब वो मेरे क्रेडिटर्स है। अभी क्रेडिटर्स है तो किधर डालूँ मैं उसको, वो जाएंगे लायबिलिटीज़ में से। लायबिलिटीज़ में क्यों, लायबिलिटीज़ का मतलब होता है कर्जा। कर्जा, मेरे सिर के ऊपर कर्जा है, वो मेरे पास मांगने आएंगे मेरे क्रेडिटर्स, मुझे उनको पैसे देने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल देने पड़ेंगे। तो मेरा कर्जा है उधारी वाला सामान, तो कर्जा मीन्स लायबिलिटीज। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट। अभी इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट पे मिला है, तो इंटरेस्ट मिला है मतलब मुझे फ़ायदा हुआ है। और जो भी अपनी बिजनेस से अलावा जो भी अपनी साइड इनकम है, एक टाइप की साइड इनकम है ना, उसका मेन बिजनेस क्या अलग है ना। सपोज आपका मोबाइल बनाने का ही बिजनेस है, उसके अलावा आपने एफडी वगैरह करा के रखी है, गोल्ड खरीद के वगैरह रखा है, तो वो जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आपकी साइड इनकम है, एक टाइप की अलग है। वो बिजनेस के सामान बेच के कमाई हुई इनकम नहीं है। मोबाइल बनाने का आपका बिजनेस है, मोबाइल बेच कर नहीं कमाया आपने, अलग वाले अलग इनकम है वो, ठीक है। तो वो इनकम काउंट होगी। अभी मुझे मिले पैसे, पैसे मिले मतलब फ़ायदा हुआ, फ़ायदा हुआ मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन दिया है मुझे बैंक ओवरड्राफ्ट। आपको एक सिनेरियो एक इमेजिन करो, आपके पास पैसे ख़त्म, सामने वाली पार्टी से आपको अच्छी डील मिल रही है, आपका बिजनेस है, आपको वो बोल रहा है कि अरे मुझे ना एक खाली करना है माल, अभी मैं ज़रा बंद करके बिजनेस कहीं बाहर गाँव जा रहा हूँ। अभी क्या कर सकते हो तुम, मैं ना तुमको एक ऑफ़र दे सकता हूँ। वो आपका ऑफ़र दे रहा है कि तू ना एक काम कर, तू मेरा अच्छा बिजनेस पार्टनर है, इसीलिए स्पेशल ऑफ़र तेरे लिए। तू एक काम कर कि मेरा जो भी सामान है तेरे को ना 50% ऑफ में दे रहा हूँ मैं। लेकिन आप सोच रहे हो अरे लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, ये अपॉर्चुनिटी तो एक नंबर है, अगर ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली आधे दाम में सामान खरीद लूँगा और दुगने दाम में बेच सकता हूँ, कुछ भी हो, कॉस्ट भी बेचा तो भी मेरे को तो आधे दाम में पड़े ना, बराबर। अगर ये 20 रुपये का मार्कर सामने वाला मुझे 10 में बेच रहा है, बाकी जो डीलर है वो 15 में बेचते, सपोज सामने वाला मुझे 10 में बेच रहा है और मैं तो 20 में ही बेच सकता हूँ, ठीक है। बात समझने की कोशिश करो, तो आपके दिमाग में बात आएगी अरे मुझे डील चाहिए मतलब चाहिए, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, कोई देने के लिए तैयार नहीं है, क्या करूँ। ठीक है, एक काम करता हूँ, बिजनेसमैन का एक बैंक अकाउंट होता है जिसको बोलते हैं बैंक से अपना करंट बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का टाइप है करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट देखो आपके घर वालों का भी जो भी अकाउंट हो सकता है, या तो सैलरी या तो सेविंग्स अकाउंट, मोस्टली सेविंग्स अकाउंट होता है। तो सेविंग्स अकाउंट में ऐसी फैसिलिटी नहीं मिलती। और एक बैंक का टाइप होता है जिसको बोलते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में आपको बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है, मीन्स बैंक वालों को भी पता है ये बंदा बिजनेसमैन है, इसको करंट अकाउंट इशू हुआ है, तो उनको ये फैसिलिटी इंपॉर्टेंट है, लोन वगैरह, शॉर्ट टर्म लोन
कि अर्जेंट कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ी, बिजनेस है, बिजनेस मोस्ट ऑफ द लोन पे ही चलते हैं या उधारी पे ही चलते हैं, तो इनको ज़रूरत पड़ सकती है। इसके बदले बैंक भी कुछ इंटरेस्ट कमाता है, ठीक है। तो इसीलिए बैंक उनको एक फैसिलिटी देता है, उसको बोला है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक अकाउंट में 0 रुपीज़ पड़े हैं, फिर भी कुछ सर्टन अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हो, जीरो अकाउंट होते हुए भी, 0 रुपीज़ बैंक में होते हुए भी, उसी को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो आप एक टाइप से उधार ले रहे हो, कभी ना कभी आपको बैंक को रिटर्न करने पड़ेंगे कि मैंने आपसे छोटा सा लोन लिया था, ले लो। तो वो जो कर्जा है ना आपके ऊपर, जब तक आप उसको रिटर्न नहीं करोगे बैंक को, तो उसी को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। कर्जा, कर्जा मीन्स लायबिलिटीज। अब ये मेरा जाएगा लायबिलिटीज में। देन दिया है सेल्स, परचेस और सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट। खरीदा था परचेस, मैंने सामान बना के फिर बेचा सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट। सब इंडिकेशन खत्म। अभी क्या देखना है, कौन से पोस्टिंग के मीन्स कौन से बैलेंस के सामने कौन सा स्टार मार्क मुझे करना पड़ेगा कि नहीं, मीन्स कौन से बैलेंस के ऊपर एडजस्टमेंट है। नीचे देखो एडजस्टमेंट दिया है, स्टॉक इन हैंड on 31st March 2019 was cost price 40,000 and market। ये क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक है ये, बिकॉज 31st मार्च 2019 को साल तो खत्म हो रहा है ना अकाउंटिंग का अपना, देखो खत्म हो रहा है ना, और साल खत्म होता है, लॉजिक 1 बता रहा हूँ, अगर साल खत्म होता है तब का स्टॉक दिया है तो वो होता है क्लोजिंग स्टॉक। जैसे कि ट्रायल बैलेंस में ऊपर ओपनिंग स्टॉक था, जब साल चालू हुआ था अप्रैल को, तब का स्टॉक ओपनिंग स्टॉक, और मार्च को साल खत्म हो रहा है अकाउंटिंग का, और साल खत्म होने वाला स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और दूसरा लॉजिक, अपने ट्रायल बैलेंस में दिया जाता है ओपनिंग स्टॉक, और एडजस्टमेंट में हर बार एडजस्टमेंट में ही दिया जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। किसी तरीके से याद रखो, मोस्ट लॉजिकली मैंने जो फर्स्ट लॉजिक बताया उसी मेथड से याद रखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो। अगर नहीं याद रह रहा है फिर भी तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो वो क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन ये जो एडजस्टमेंट है वो आपको फ्री का मार्क्स दिखे जाएगी। कैसे बताता हूँ। देन दिया है इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 1200, ठीक है, इज स्टिल रिसीवेबल। फिक्स डिपॉजिट के ऊपर 1200 रुपये का इंटरेस्ट आना बाकी है। तो अभी देखो ये एडजस्टमेंट किसके ऊपर है, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर। फिक्स डिपॉजिट के ऊपर एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो फिक्स डिपॉजिट के सामने स्टार मार्क करो, देखो इधर ना फिक्स डिपॉजिट के आगे मैंने स्टार मार्क किया, डन। ऐसे ही आपको आपके क्वेश्चन पेपर में पेंसिल से करना है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, डोंट वरी। ये हुआ। देन लिखा है प्रोवाइड आरडीडी एट 2.5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स को स्टार मार्क करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसका फॉर्मेट पहले से ही अपन बनाते हैं और उसका अमाउंट हमेशा इनर कॉलम में लिखा जाता है, और सन्ड्री डेटर्स का भी अमाउंट इनर कॉलम में ही लिखते हैं, तो स्टार मार्क की जरूरत वैसे है नहीं, ठीक है। करना है तो कर सकते हो। डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 5%। फर्नीचर किधर है ढूंढो, फर्नीचर मिल गया फर्नीचर मुझे। फर्नीचर के आगे एसेट लिखा है, उसके बाजू में स्टार मार्क, ठीक है। इसका मतलब इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। देन गुड्स ऑफ 8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड, ठीक है, अ क्लेम ऑफ ₹6,000 ओनली। देखो ये नया एडजस्टमेंट है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी, डन। देखो आगे अभी के लिए तो गुड्स से रिलेटेड, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, पार्टनर से रिलेटेड या गुड्स से रिलेटेड कुछ भी एडजस्टमेंट आया या स्टॉक से रिलेटेड तो उसको स्टार मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, डन, याद रहेगा, ठीक है। अभी स्टार मार्क खत्म हो गया। अभी देखो एक बात हमेशा इग्नोर की जाती है स्टूडेंट की ओर से, आप जब भी ट्रायल बैलेंस देखते हो ना, एडजस्टमेंट वगैरह सब देख लिया, चलो बिंदास, लेकिन ट्रायल बैलेंस के अंदर किसी भी बैलेंस के आगे ये जो दिया जाए है परचेज, वेजेस, सैलरीज, कैरेज, इसके आगे मंथ, ईयर, जो किसी भी टाइप का डेट या फिर परसेंटेज अगर दिया गया है तो 101% वो एक हिडन एडजस्टमेंट है, उसको स्टार मार्क करो, ठीक है। उसको भूलना नहीं है, उसको गलती से भी भूलना नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए ना मैं देखता हूँ इधर किधर डेट वगैरह। देखो ये ओपनिंग स्टॉक के ऊपर डेट दिया है, वो तो आपको बताने के लिए उन्होंने डेट दी कि ये तो साल चालू हुआ तब का स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक ये दर्शन इंडिकेट करने के लिए आपको उन्होंने डेट दी है, उसके ऊपर स्टार है, वो एक एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। देन इधर लिखा है एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 ईयर्स। अब ये ईयर लिख के दिया है 3 ईयर, इसका मतलब वो हमें बोलना चाह रहे हैं कुछ, तो उसको भी स्टार मार्क करो। आगे क्या है कैसे करना है सब बताऊंगा, डोंट वरी। अभी के उसके बाद तो कुछ एडजस्टमेंट के लिए है नहीं, स्टार्ट करते हैं। देखो अभी ये जो फॉर्मेट बनाया हुआ है,
सिमिलर डिट्टो ऐसे ही छाप दो अपने आंसर शीट में। क्यों बोल रहा हूँ कि ये जो पार्टनरशिप आपका जो एक चैप्टर है उसमें जितने भी क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चन में 99% यही फॉर्मेट यूज ही होगा। कोशिश कर लो, देख देख के आप देख लो एक बार हर एक क्वेश्चन के आंसर्स, ये फॉर्मेट आपको यूज होगा 101%। अभी के लिए एक बार बता देता हूँ, देखो फर्स्ट लेक्चर देखो रिवाइज करके, ये लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा। देखो फॉर्मेट बनाया मैंने टी शेप में, लेजर बनाया है, पर्टिकुलर्स इनर कॉलम अमाउंट आउटर कॉलम अमाउंट वैसे ही इधर, और मेरा जो भी पेज का लेफ्ट हैंड साइड रहेगा मेरा डेबिट साइड रहेगा, राइट हैंड साइड रहेगा मेरा क्रेडिट साइड रहेगा सी। और इधर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी सिमिलर है, लेकिन सिर्फ एक बात ध्यान रखना, इधर अमाउंट नहीं, इधर पार्टनर्स, फर्स्ट पार्टनर का नाम सेकंड, फर्स्ट पार्टनर का नाम सेकंड पार्टनर का नाम ऐसे आएगा। और बैलेंस शीट में पर्टिकुलर्स नहीं आएगा, लायबिलिटीज लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, एसेट राइट हैंड साइड में आएगा, और अमाउंट इनर कॉलम आउटर कॉलम, ठीक है। बैलेंस शीट में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड नहीं होता। और सेकेंड थिंग, बैलेंस शीट में कभी भी बैलेंस शीट फॉर ईयर एंडेड नहीं लिखते, एज ऑन लिखते हैं, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। और लिखते वक्त कभी भी टू और बाय का यूज़ नहीं करेंगे, जैसे कि इधर TO2 BY बाय दिया गया है, वैसे बैलेंस शीट में नहीं करेंगे। सेकेंड थिंग, याद रखने लायक चीज़ है, ये रट के जाना है। अगर एग्जाम के पहले आप देख रहे हो ये इमीडिएट पहले, तो रट के जाओ, ठीक है। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेस लेस रिटर्न, बाय सेल्स लेस रिटर्न बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये अपना ट्रेडिंग अकाउंट में इतनी चीज़ें आएगी। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू बैड डेब्ट्स, ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू RDD लेस ओल्ड RDD। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू ड्राइंग्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मीन्स BD, ठीक है। बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री डेटर्स, लेस फर्दर बैड डेब्ट्स, लेस न्यू RDD। और क्लोजिंग स्टॉक, देखो इसको याद रखने का तरीका क्या है, टू बैड डेब्ट्स प्लस ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू RDD लेस ओल्ड RDD, सन्ड्री डेटर्स लेस फर्दर बैड डेब्ट्स लेस न्यू RDD। देखो इधर जो चीज़ें इधर प्लस हुई है, ठीक है, बैड डेब्ट्स के नीचे, वो चीज़ें इधर माइनस हुई है, मीन्स दो इफेक्ट। ये इनका मैंने दो इफेक्ट क्यों दिया है, क्योंकि ये दो चीज़ें आपको एडजस्टमेंट में मिलती है, और बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस में रहता है, इसलिए उसका डबल इफेक्ट नहीं होगा। और ओल्ड RDD भी ट्रायल बैलेंस में ही आपको मिलता है, याद रखना ये बात, इसीलिए उसका भी डबल इफेक्ट नहीं होता, इसलिए ओल्ड RDD इधर भी नहीं दिया मैंने, ठीक है। कन्फ्यूजन क्लियर। और क्लोजिंग स्टॉक आपको एडजस्टमेंट में मिलता है, इसीलिए उसको इधर एक इफेक्ट दिया मैंने और इधर एक इफेक्ट दिया है। गौर करने लायक यही चीज़ें हैं कि आपको जो भी बैलेंसेस, जो भी चीज़ें आपको एडजस्टमेंट में दी जाती है, उनके दो इफेक्ट होते हैं कंपलसरी, एक डेबिट एक क्रेडिट। अगर एक क्रेडिट हुआ दूसरा डेबिट ही होगा, और अमाउंट भी सिमिलर मैच होना चाहिए, डेबिट जितना उतना क्रेडिट, जितना क्रेडिट उतना डेबिट। याद रहेगी ये चीज़ें, आगे चालू कर देते। अभी जैसे कि मैंने जो इंडिकेट किया है उस हिसाब से उन सबकी पोस्टिंग कर दूंगा फटाफट, ठीक है। फर्स्ट दिया है ओपनिंग स्टॉक 30,800, वही एडजस्टमेंट नहीं है, 30,800 30,000। एक बात याद रखना, जिन चीज़ों पे एडजस्टमेंट है उनको ना दो तरीके से, मीन्स कि दो चीज़ें याद रखनी है उनको लिखने से पहले। अगर किसी भी चीज़ पे एडजस्टमेंट है तो उसका अमाउंट इनर कॉलम में आएगा, और दूसरी चीज़ वो लिखने के बाद उसके नीचे दो से तीन लाइन छोड़ो और आगे की पोस्टिंग उसके नीचे करो, लाइन छोड़ के। दो चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। देन दिया है परचेस, कितना 80,000, परचेस के नीचे फॉर्मूला है माइनस वाला, इसीलिए इसका अमाउंट भी इनर कॉलम में 80,000, ठीक है, 80,000। देन दिया है सैलरीज 5,000, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू सैलरीज, आउटर कॉलम एडजस्टमेंट नहीं है इसीलिए 5,000। वेजेस 7,500, टू वेजेस 7,500, कैरेज 3,000, रॉयल्टीज 2,500, ट्रेडिंग अकाउंट। देखो मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया है, मैं अभी सिर्फ पोस्टिंग करते जाऊँगा। देन दिया है फ्राइट 700, फ्रेट बोलते हैं एक्चुअली उसको।
देखो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, डाउट लग रहा है तो एक बार कमेंट करो। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1050, सन्ड्री डेटर्स 43,000, फॉर्मूला है इसलिए इनर कॉलम में। देन दिया है फर्नीचर 20,200, फर्नीचर मेरा एसेट है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है इसीलिए वो इनर कॉलम में आएगा 20,200। देन दिया है लीज होल्ड प्रॉपर्टी 25,000, एडजस्टमेंट नहीं है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी 25,000। देन दिया है मुझे इन्वेस्टमेंट 15,000। देन दिया है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 3,450। टू ट्रैवलिंग expenses 3,450। देन दिया है एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 years 10,000, हिडन एडजस्टमेंट है। टू एडवर्टाइजमेंट 3 years कितना 10,000, 10,000 ठीक है। देन मुझे दिया है बैड डेब्ट्स 500, बैड डेब्ट्स का फॉर्मेट बनाया हुआ है इसीलिए इनर कॉलम में आएगा 500। देन दिया है कैश इन हैंड कैश इन बैंक 7,000 20,000, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड एसेट है मेरा ना 7,000 ठीक है। कैश इन बैंक 20,000 ओके 7,000 20,000। देन दिया है फिक्स डिपॉजिट, एडजस्टमेंट है 15,000, फिक्स डिपॉजिट मेरा एसेट है। फिक्स्ड डिपॉजिट कितना है 15,000। डेबिट साइड मेरी कंप्लीट हो गई। अभी मैं जाऊंगा क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे क्या क्या दिया है एक बात हमेशा याद रखना, मैंने जैसे आपको बताया है फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि मैं फास्ट पोस्टिंग कर रहा हूँ इसीलिए। डेबिट साइड की जो भी चीजें हैं या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, या तो बैलेंस शीट के एसेट साइड, क्योंकि एसेट साइड को मैं डेबिट साइड मानता हूँ। भले ये नहीं होता इसमें डेबिट क्रेडिट, लेकिन मैं बैलेंस शीट के एसेट साइड को डेबिट साइड मानता हूँ और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड को क्रेडिट साइड मानता हूँ, क्योंकि अकाउंटिंग ईजी लगेगा। ठीक है, सॉल्व करने जाओगे तब। अभी के लिए अपनी डेबिट साइड कंप्लीट हो गई, अभी क्रेडिट साइड की चीज़ें, लेकिन किस कौन से अकाउंट में जाएगी ये तो इंडिकेट कर दिया है ना अपन ने, सिर्फ डेबिट में जाएगी, क्रेडिट में यही कंफ्यूजन था ना, तो ये अभी क्लियर हो गया। ठीक है, आइए इधर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पीयूष का है 80,000 और अरुण का है 80,000। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट साइड है ना 80,000 दोनों का, 80,000 80,000 दोनों के 80,000। देन दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,500। सन्ड्री क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, फिर भी मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि देखो सन्ड्री डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों पहले तो इनर कॉलम में लिखना, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं निकला तो आउटर कॉलम में ले लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कितना तकलीफ है उसमें 20,000। लेकिन अगर कुछ भी गलती से एडजस्टमेंट निकला तो बाद में रफ करते बैठोगे। 20,500। देन मुझे दिया है 1,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट, कितना FD मीन्स फिक्स डिपॉजिट 1,000 रुपीज़ आफ्टर कॉलम। देखो इसमें ना एक्चुअली थोड़ा मैं बताता हूँ, बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी। इसके ऊपर एक्चुअली थोड़ा एडजस्टमेंट है वैसे फिक्स डिपॉजिट, लेकिन उसका एक तरीका बाद में मैं आपको बताऊंगा, अभी के लिए कंफ्यूज मत होना। बैंक ओवरड्राफ्ट
बैंक ओवरड्राफ्ट ये मेरा लायबिलिटीज है और उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 10,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट इधर में लिख दूंगा। जस्ट सेकेंड, बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000। देन दिया है सेल्स 1,20,000, 1,20,000 का सेल्स, 1,20,000। इसके ऊपर कोई स्टार मार्क नहीं था तो सर आपने इनर कॉलम में क्यों लिखा? देखो, अगर स्टार मार्क भी नहीं है लेकिन जिन चीज़ों के नीचे प्लस माइनस वाला फॉर्मूला अपन ने बना के रखा है तो ऐसे तो नहीं बना के रखा है, कुछ ना कुछ लॉजिक है ना, इसीलिए उसको पहले इनर कॉलम में लिखो, बाद में माइनस वाला कुछ आएगा तो इधर से माइनस करके फिर आउटर कॉलम में ले लेंगे। वैसे ही सबको एप्लीकेबल है। जैसे कि संडे डेटर्स पे अपन ने स्टार मार्क नहीं किया था लेकिन उसके नीचे अपने फॉर्मेट तो है ना प्लस और माइनस, माइनस वाला सॉरी, तो अगर कुछ चीज़ें आई तो माइनस करेंगे वरना इसी के डायरेक्टली आउटर कॉलम में ले लेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पोस्टिंग हो चुकी है, एडजस्टमेंट जिसके ऊपर था वो इनर कॉलम में पोस्ट कर दिया है मैंने, ठीक है, पोस्टिंग कंप्लीट है। और एक ध्यान में रखना बात, फर्स्ट एडजस्टमेंट जो है क्लोजिंग स्टॉक वाला कोई भी बंदा छोड़ के, कोई भी जो भी हो स्टूडेंट मेरा छोड़ के नहीं आएगा, प्रॉमिस करो मुझसे। देखो क्या दिया है इधर, सिर्फ कन्फ्यूजन, कुछ नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक लिख के दिया जाएगा आपको, इनमें से लॉजिक दो लॉजिक लगेंगे, दो लॉजिक लगेंगे, जो लॉजिक आपको सही लग रहा है वो यूज़ करो और आगे बढ़ो। देखो, स्टॉक इन हैंड ऑन 31 मार्च, साल के आखिरी वाला स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक वॉज कॉस्ट प्राइस 40,000, मार्केट प्राइस 35,000। देखो, हमेशा बात याद रखना कि आपको स्टॉक दिया जाएगा, उसमें दो प्राइस दी जाएंगी। सपोज अगर दो प्राइस दी गई है, कॉस्ट प्राइस हो मार्केट प्राइस हो जो भी हो, लेकिन उसमें से जिसकी प्राइस कम दिखेगी मुझे उसी को मैं मेरा कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक की प्राइस मानूंगा। 35 मिली है, कम है, 40 ज़्यादा है, भले मैंने 40,000 रुपये मेरे कॉस्ट प्राइस थी, मैंने खरीदा था 40,000 रुपये, लेकिन अब उसकी कीमत क्या है 35,000, तो मैं 35,000 ही मानूंगा, हमेशा याद रखना। और क्लोजिंग स्टॉक का मीन्स कि वो एक ऐसा एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक मतलब कि वो फ्री का मार्क्स देके जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला बना है 35,000 आउटर कॉलम में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट के एसेट साइड। इसका लॉजिक समझाओ क्या? देखो लॉजिक भी समझा देता हूँ। लॉजिक किसका? क्लोजिंग स्टॉक का। एसेट में क्यों लिखा क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या? साल के आखिरी में मेरा जो सामान बचा हुआ है, फैक्ट्री का मोबाइल बनाने की आपकी कंपनी है तो उसके लिए जो पार्ट्स बचे हुए हैं फेंकोगे थोड़ी। सपोज बंद भी करना है बिजनेस तो बेचोगे ना किसी दूसरी कंपनी को, कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे, तो वो आपका एसेट है। उसका यूज़ करके या तो फिर से नए साल में नए प्रोडक्ट्स बनाओगे तो आपका वो एसेट है, ठीक है, इसीलिए उसको एसेट में लिखा है, ठीक है। और इसका क्या लॉजिक है कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखा है। देखो फैक्ट्री में रहता है ना वो स्टॉक, और फैक्ट्री से रिलेटेड है इसीलिए वो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में भी लिखना है, ठीक है, समझे? इजी है। 35,000 35। अभी ये एंट्री कर दी है मैंने, फर्स्ट एडजस्टमेंट सॉल्व कर दिया है, देखते ही देखते ये फर्स्ट एडजस्टमेंट सॉल्व हुआ है, इसका मतलब एडजस्टमेंट सॉल्व किया तो उसके मार्क्स तो मुझे मिलने ही है। और ऐसे नहीं कि बैलेंस शीट टैली नहीं हुई इसका मतलब एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा, इस भ्रम में मत रहो। देखो आप जितना भी पोस्टिंग भी अगर करके आओगे ना कुछ 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें से 4 5 6 जो भी है मार्क्स मिलने कन्फर्म है। अगर पोस्टिंग करेक्ट है तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बैलेंस शीट भी टैली कर ली पूरे आउट ऑफ भी मिलेंगे। इसलिए एक ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसको ज़्यादा गुस्से से मत देखो, बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट समझ के लो बस, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। देखो आगे एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। अभी सेकेंड एडजस्टमेंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 1200 इज स्टिल रिसीवेबल। फिक्स डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट मिलने वाला था उसमें से 1,200 रुपया मुझे मिलना बाकी ही है। अब ये फिक्स डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट मुझे मिला है 1,000 रुपया, ठीक है, तो उसके ऊपर और 1,200 मीन्स फिक्स डिपॉजिट पे मुझे इंटरेस्ट ये तो मिला हुआ है ना 1,000 रुपया, लेकिन उसके ऊपर और मीन्स कि उसमें और 1,200 मिलने का बाकी, मतलब टोटल मुझे कितना मिलने वाला था 2,200, उसमें से 1,000 मिला है और 1,200 बाकी है, यही कहना चाहता है अपना एडजस्टमेंट। तो अभी के लिए इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 1200 इज स्टिल रिसीवेबल। देखो इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे अपन अपने आंसर में। देखो 1,200 रुपये का मुझे इंटरेस्ट मिलना बाकी है, इंटरेस्ट मिलना बाकी है मतलब अभी ऐड कर दो, ऐसे उन्होंने बोला है कि अभी ऐड कर दो, बिकॉज वो एडजस्टमेंट में दिया है, इसका मतलब अभी ऐड कर दो, ठीक है। तो 1,200 रुपये का जो इंटरेस्ट है वो किसके ऊपर है? वो फिक्स डिपॉजिट के ऊपर है। फिक्स डिपॉजिट के नीचे
प्लस, और जो भी बाकी है उसको मैं क्या बोलता हूँ, आउटस्टैंडिंग बोलता हूँ। बाकी है तो आउटस्टैंडिंग है, इंटरेस्ट मिलना मुझे बाकी है, जिस चीज़ का इंटरेस्ट मिलना बाकी है उसके नीचे ऐड कर दो जितना भी बाकी है। सपोज अभी देखो, कंफ्यूज मत होना, मेरा फिक्स डिपॉजिट है 15,000, ठीक है। अभी उसके ऊपर 1,200 रुपये का इंटरेस्ट मुझे मिलना बाकी है तो ऐड करो, लेकिन किसके नीचे, ये लॉजिक 1 बता रहा हूँ मैं, सेकंड लॉजिक भी बताऊंगा इजी वाला, अभी के लिए कॉन्सेप्चुअल लॉजिक है, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट का 1,200 रुपये बाकी है, तो बाकी है मतलब उसको अकाउंटिंग में वर्ड क्या बोलती है, आउटस्टैंडिंग, मतलब बाकी है, बाकी को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग, एनीथिंग रिसीवेबल इज माय एसेट, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, परसेंटेज वगैरह कुछ दिया है क्या, नहीं, लिख के दिया है, सीधा सीधा इजी करके दिया है आपको, 1,200 रुपये, तो 1,200, 1,200। अभी के लिए अगर मेरा बाकी है इंटरेस्ट मिलना, और इंटरेस्ट मुझे मिलने वाला है 1,200 रुपये, और तो मेरे लिए तो फायदा है ना, अगर मेरे लिए फायदा है तो वो मेरा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बिकॉज जो भी फायदा है तो वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, और जो भी नुकसान है वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। और बताऊंगा 1 मिनट, लेकिन क्रेडिट साइड में जाएगा, इसको अभी इधर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट मुझे मिला है 1,000 रुपया, तो और 1,200 मिलने वाला है, तो उसको अलग से भी मैं दिखा सकता हूँ बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऐसे करके। लेकिन अगर मैं प्रोफेशनली लिखने जाऊँ या फिर आपको भी बोलूँ कि प्रॉपर प्रेजेंट करना है, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, कि मेरा जो इंटरेस्ट मैंने मुझे पहले से मिला हुआ है, साल के जब साल चालू था तब मुझे मिला है, उसमें और ऐड किया अगर मैंने, तो ऐड और इंटरेस्ट, क्योंकि ये भी एफडी के ऊपर मिला हुआ इंटरेस्ट है, और ये भी अभी जो मिलने वाला है 1,200 वो भी एफडी के ऊपर ही मिलने वाला है, तो सिमिलर चीजें ही है ना, तो कुल मिला के टोटल लिखते हैं इधर, अगर मैंने टोटल लिखा तो इंटरेस्ट रिसीवेबल लिखो, बुक का ही वर्ड्स मैच होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं, या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, कुछ भी लिखो। तो इधर मैं लिखूंगा 1,200, और ये 1,000 जो आउटर कॉलम में था वो अगर मैंने इनर कॉलम में लिखा होता तो आउटर कॉलम में अभी टोटल जाएगा, दिखने में अभी कैसा दिख रहा है, टोटल इंटरेस्ट इतना मिला, इतना मिलना बाकी है। यही समझाना चाह रहा हूँ कि अगर प्रेजेंटेशन को भी ध्यान में रखना है, रख सकते हो, अच्छा दिखेगा, फ्यूचर में भी हेल्पफुल रहेगा। ये चीज़ें जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये तरीके से नहीं समझ रहे तो क्या, ठीक है, ये अपना एडजस्टमेंट सॉल्व हुआ, इतना ही था, ठीक है, लेकिन ये तरीका नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, रफ करो, ठीक है। अब ये उन स्टूडेंट के लिए था कि जिनको प्रॉपर समझ में आता है तुरंत के तुरंत, ठीक है, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है। अगर आप एग्जाम से पहले अभी ये देख रहे हो तो आपके लिए भी एक तरीका बता देता हूँ मैं, ठीक है। देखो, एनीथिंग रिसीवेबल इज माय एसेट, ये तो मानते हो, लॉजिकली अभी लॉजिक 2 लगा के यूज करो। इंटरेस्ट मिलने वाला है फिक्स डिपॉजिट पे 1,200 रुपया, फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो फिक्स डिपॉजिट के नीचे ऐड करो 1,200 प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1,200, एक इफेक्ट हुआ। एसेट साइड को मैं डेबिट साइड मानता हूँ, डेबिट साइड में ऐड किया, डेबिट इफेक्ट हुआ। अभी मैं दूसरा इफेक्ट देना है क्रेडिट, अभी डेबिट साइड में ऐड किया डेबिट इफेक्ट, दूसरा में क्रेडिट इफेक्ट क्या दूं, दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ। पार्टनर से रिलेटेड है क्या ये फिक्स डिपॉजिट, नहीं, इसमें तो ये क्रेडिट में नहीं होगा, खत्म। फैक्ट्री से रिलेटेड है क्या फिक्स डिपॉजिट, इसके क्रेडिट साइड में आ सकता है क्या, फैक्ट्री में थोड़ी क्रेडिट फिक्स डिपॉजिट का कुछ संबंध है, नहीं है। बच्चा सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड, बिकॉज डेबिट इफेक्ट हो गया है, अभी क्रेडिट इफेक्ट देना है, क्रेडिट साइड में ऐड कर दो। ऐसे नहीं समझा तो ऐसे डायरेक्टली कर दो, बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है। कितना बाकी था, 1,200, डायरेक्ट आउटर कॉलम में, ये भी आउटर कॉलम में। दोनों स्टूडेंट को ध्यान रखते हुए मैंने बताया है, कंफ्यूज मत होना, ये भी सही तरीका है, पहले दिखाया था वो भी सही तरीका ही था, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग दिख रहा है, वो प्रोफेशनली प्रेजेंटेड किया हुआ दिख रहा था, ठीक है, इतना ही डिफरेंस है, इसके लिए मैंने टाइम कंज्यूम किया, ठीक है। देखते हैं अभी आगे दिया है, प्रोवाइड आरडीडी एट 2.5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। देखो, डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट हो या ना हो, सन्ड्री डेटर अपना बैड डेब्ट्स वगैरह का जो भी एडजस्टमेंट है उसको अभी के लिए रोक दो, बोलो कि तुम बाद में आना। इसको हमेशा सब एडजस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट सब सॉल्व होने के बाद लास्ट में सॉल्व किया जाता है,
कि ठीक है, एक बात हमेशा दिमाग में फिट करके चलो, नहीं तो कितना भी अच्छे से सॉल्व करो कंफ्यूज होके फिर आप मिस्टेक कर ही दोगे। देन लिखा है डिप्रिशिएट फर्नीचर बाय 5%। फर्नीचर का डिप्रिसिएशन 5%, मीन्स फर्नीचर की वैल्यू मेरी घट रही है, ठीक है। डिप्रिसिएशन मतलब एसेट की वैल्यू कम करना, फर्नीचर की वैल्यू कम करनी है। 5% लेस, तो कम करो, फर्नीचर दिया है इधर 20,200, उसमें 5% कम करना है, लेस डिप्रिसिएशन 5%। ये बात तो आपको बता रहेगी ना कि डिप्रिसिएशन होता क्या है। कुछ नहीं, याद रखो, एसेट की वैल्यू जितना टक्का दिया है उतना टक्का उसके कॉस्ट प्राइस से वैल्यू घटा देना, कम कर देना। अभी 20,200, इधर ध्यान दो, 20,200 मेरे फर्नीचर की कीमत है, उसमें से उसका मैं 5% घटा दूंगा, कम कर दूंगा, ठीक है। परसेंटेज निकालो, 20,200 का 5% निकालो और जो भी कीमत आएगी वो 20,200 में से माइनस कर दो, इतना ही करना है। 5/100, 20 से 20 कट, अभी 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, ये 1, ठीक है। 5 2 जा 10, 1010 ये मेरा कितना है, 5% है फर्नीचर की कीमत का। फर्नीचर की कीमत है 20,200, उसका 5% निकला 1010। अभी अपना एक अलग मेथड मैंने सिखाया था प्रीवियस लेक्चर्स में, देखो एक बार। 20,200 का अगर मुझे ऐसे तरीके से ट्रेडिशनल मेथड से, ये जो इंटू वगैरह अपन करते हैं ना, उससे नहीं आ रहा है, समझ रहा है, तो एक ईजी तरीका और है। किसी भी अमाउंट के अगर मैं पहले के 1 0 कट कर दूँ, बची हुई कीमत उसका 10% है। अगर ये 10% है 2020, तो 2020 का अगर मैं आधा करूँ, ये 10% है ना, तो इसका अगर मैं आधा करूँ तो मुझे मिलेगा 5%। 20 का आधा 10, 0 वैसे के वैसे, 2 का आधा 1, 1010। समझ में आया? इजी है, ठीक है। तो 1010 मेरा 5% है 20,200 का। फर्नीचर की कीमत मुझे 1010 रुपया कम करनी है, तो 20,200 माइनस करना है 1010, ठीक है। अभी लॉजिकली सोचने की कोशिश करो, अगर आपके फर्नीचर की कीमत कम हो रही है, घट रही है, तो आपके लिए वो नुकसान है। अगर नुकसान है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, जो भी नुकसान है, ठीक है। सेकंड लॉजिक, डेबिट साइड मानता हूँ मैं एसेट को, फर्नीचर मेरा डेबिट साइड में है, ठीक है, 20,200, और डेबिट साइड पे माइनस किया तो वो हो गया क्रेडिट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट मुझे देना है डेबिट, तो किस में डालूँ मैं इसको? 1010 क्रेडिट इफेक्ट हुआ ना। अभी डेबिट इफेक्ट पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं फर्नीचर, तो फर्नीचर किधर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑफिस से रिलेटेड है फर्नीचर। इस तरीके से समझो। तो इधर मैं लिखूंगा टू डेप्रिसिएशन, टू, देखो, टू डेप्रिसिएशन। किसके ऊपर डेप्रिसिएशन है? और बुक में आप और आपके जो एडजस्टमेंट में किसी और चीज़ों पे डेप्रिसिएशन दिया है क्या? नहीं है, सिर्फ फर्नीचर एक ही चीज़ पे डेप्रिसिएशन है। तो फर्नीचर इधर लिख के डायरेक्टली आउटर कॉलम में उसका अमाउंट जितना भी कम हो रहा है उतना लिख दो। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, आउटर कॉलम में 1010, डन। डेबिट साइड में ऐड किया डेबिट इफेक्ट, डेबिट साइड में लेस किया क्रेडिट इफेक्ट। डेबिट इफेक्ट भी हुआ, क्रेडिट इफेक्ट भी हुआ, एडजस्टमेंट सॉल्व। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट दिया है गुड्स ऑफ 8,000। अभी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। ये मैं अभी रफ कर रहा हूँ, अब ये जरा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। क्या क्रिएट कर सकता है? कन्फ्यूजन। क्या? फायर से मेरे गुड्स, अभी जो एडजस्टमेंट लास्ट का जो एडजस्टमेंट है ना 5 नंबर का, वो ज़रा कन्फ्यूजिंग है। किसके लिए? आपके लिए, ठीक है। मैं क्लियर कर देता हूँ, लॉजिकली समझने की कोशिश करो। अकाउंट्स एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ना कि कोई थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। मुझे क्या बताया है? गुड्स ऑफ ₹8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ठीक है। 8,000 रुपये कीमत का गुड्स जल गया आग लगने से, ठीक है। और जो आपको एक बात बता रहेगी शायद, देखो बड़े बड़े वेयर हाउसेज वगैरह गोडाउन्स रहते हैं शॉप्स के, या फिर आपका अभी बिजनेस है तो ऐसे ही नहीं चलता बिजनेस, हर एक चीज़ का इंश्योरेंस रहता है, मशीन का, इसका उसका। तो आपके गुड्स का भी इंश्योरेंस करके रखते हो आप, ठीक है। अगर कुछ कल ना करे, कुछ जल गया, कुछ भी हो गया, बाढ़ आ गई, कुछ भी हो, पानी वगैरह भर गया, सब कुछ नुकसान हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी ना आपको क्लेम करके देती है। कैसे? मैं आपको बता देता हूँ। 8,000 रुपये का सामान जल गया, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 6,000 रुपये का ही क्लेम दिया है। देखो मैं इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक बार इधर ध्यान देना, इधर, ठीक है।
मेरा 8,000 रुपये का सामान है, ठीक है, ठीक है। जो 8,000 रुपये का गुड्स है जल गया है, 8,000 रुपये का सामान जल गया आग लगने से। अभी अगर मैंने इंश्योरेंस नहीं करवाया होता, ठीक है, मैं बिजनेसमैन हूँ, अगर मैंने मेरे गुड्स का इंश्योरेंस नहीं निकाला होता तो क्या होता इस कंडीशन में? रोते बैठता कि अरे मेरा 8,000 रुपये का गुड्स जल गया, नुकसान हो गया, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में आपको एडजस्टमेंट में क्या बताया है कि आपने इंश्योरेंस करवाया था 8,000 रुपये का, लेकिन अभी इंश्योरेंस कंपनी वाले ना हमेशा कुछ ना कुछ नुक्स निकालते निकालते बैठेंगे, उनको ज़्यादा पैसे ना देने पड़े ना आपको भर के, कुछ ना कुछ कमियां निकालते बैठेंगे, अरे ऐसा था इसीलिए मैंने भर के दूंगा इतना, अरे वैसा था आपने खुद ध्यान नहीं रखा, आपके गोडाउन की वायरें ऐसी खुली पड़ी है, वो आपकी गलती है, हमारी इंश्योरेंस कंपनी क्यों आपको पूरा भर के दे। तो झगड़ा करके 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 क्या हुआ, फिर 8,000 में से उन्होंने 6,000 रुपये का ही नुकसान भरपाई करने के लिए वो तैयार हो गए। तो 8,000 में से अगर 6,000 का नुकसान मुझे भर के मिलेगा तो मेरे लिए 6,000 का तो नुकसान नहीं है ना, ये भर के मिलेगा मतलब फायदा है मेरे लिए। चलो ठीक है, मेरा तो नुकसान नहीं हो रहा, मुझे फायदा हो रहा है। अगर इंश्योरेंस नहीं निकाला रहता तो वो मेरे लिए टोटल 6,000 क्या, मेरे लिए पूरा टोटल 8,000 का नुकसान हो जाता ना। लेकिन इस कंडीशन में इंश्योरेंस वाले बोल गए, थोड़ा बहुत नेगोशिएशन झगड़ा वगैरह करने के बाद जो भी है, इंश्योरेंस कंपनी बोली चलो ठीक है 6,000 रुपये का आपका जो भी रहेगा वो हम भर के देंगे, 6,000 तक का ही कवर करेंगे, उसके आगे हम एक भी रुपया नहीं देंगे। ठीक है, बोला इतना तो इतना ले लेता हूँ। और 8,000 में से 6,000 अगर भर के मिल रहा है तो इसका मतलब इनडायरेक्टली 2,000 रुपये मेरी जेब से नुकसान हो रहा है। 8,000 रुपये का सामान जला, इंश्योरेंस कंपनी बोल रही कि सिर्फ 6,000 रुपये का क्लेम कर सकते हो, हम देंगे भर के। तो 8,000 में से 6,000 का तो बच गया चलो नुकसान, लेकिन 2,000 का नुकसान फिर भी मुझे हो ही रहा है ना। यही बताना चाह रहा हूँ, इधर 8,000 डेबिट 8,000 क्रेडिट ही करना है, जितना डेबिट उतना ही क्रेडिट करना है, ये तो बात आपको पता है। तो 8,000 अगर मैंने डेबिट कर दिया तो 8,000 ही क्रेडिट करना है, लेकिन उसमें डिफ्रेंशिएट करके करना है। कैसे, वो भी दिखाता हूँ। 8,000 रुपये का सामान जल गया, पहले तो सामान अगर आपके ट्रेडिंग आपके फैक्ट्री से बाहर जा रहा है, जल रहा है, माइनस करना है आपको, सेल हुआ चलो निकाल दो, ठीक है, तो वो किधर डालते हो, सेल्स, जैसे कि सेल्स हुआ, सामान गया, सामान आपके पास गया, इसका मतलब वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड से जाएगा। ये तो लॉजिक बैठा दिमाग में। वैसे ही गुड्स फायर्ड हुआ है, ठीक है, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, जल गया, तो बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। देखो कितने का सामान मेरा गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया फायर से, 8,000 रुपये का, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, ठीक है, गुड्स मेरा जल गया 8,000 रुपये का, आउटर कॉलम में लिख दो। 8,000 रुपये क्रेडिट हो गया, देखो क्रेडिट हुआ 8,000 रुपया, अभी डेबिट करना है 8,000 ही, क्रेडिट तो हो गया, ठीक है, अभी डेबिट करना है। कैसे करोगे, कंपनी बोल रही है कि 6,000 रुपये हम भर के देंगे, 2,000 रुपये का आपका खुद का नुकसान, तो मैं 2,000 रुपये का मेरा खुद का नुकसान डेबिट कर लेता हूँ, ठीक है। कैसे करूँगा, मेरे लिए नुकसान कितना है एक्चुअल में, 8,000 रुपये का हो गया, ठीक है नुकसान, लेकिन उसमें से 6,000 भर के मिल रहे हैं, मतलब मेरे जेब से तो ये अभी बच गए जाने, मेरे जेब से सिर्फ 2,000 अभी जा रहे हैं। तो ठीक है, इधर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देता हूँ, क्योंकि मेरा नुकसान है, जो भी नुकसान है डेबिट साइड, जो भी फायदा है क्रेडिट साइड। जैसे कि इंटरेस्ट मिला मुझे सामने से, मेरे लिए फायदा था, क्रेडिट साइड लिखा, अभी मेरे लिए नुकसान है कुछ भी तो मैं डेबिट साइड में लिख दूंगा। 2 गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कितना, 2,000 का। 2 गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, देखो 2,000 का गुड्स चला गया। अभी डेबिट क्रेडिट मैंने किया 8,000 का, डेबिट मुझे करना है 8,000 का, उसमें से 2,000 का डेबिट कर दिया, बचा 6,000। अभी यही तो मेन पॉइंट है कि 6,000 किधर डालूं, करना तो डेबिट ही है, और 6,000, 2,000 डेबिट इधर कर दिया मैंने, नुकसान हो गया मेरा 2,000 का, खुद की जेब से जला हुआ सामान का पैसा खुद की जेब से गया, खुद का नुकसान हो गया 2,000 का। लेकिन अभी 8,000 डेबिट करना था, 2,000 कर दिया, मतलब 6,000 और डेबिट करना है, बिकॉज क्रेडिट 8,000 है, कंफ्यूज मत होना, क्रेडिट 8,000 है तो डेबिट भी 8,000 करना है, लेकिन डेबिट 2,000 ही हुआ है तो और 6,000 डेबिट करना है। कैसे करूं, देखो इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है कि हम आपको 6,000 रुपये देंगे, देंगे मीन्स वो आपको पैसे देंगे,
एनीथिंग रिसीवेबल इज माई एसेट, आप क्लेम करोगे, आपको पैसे मिलेंगे सामने से, आपके लिए एसेट है। तो 6,000 रुपया इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम ऑनवर्ड से लिख तो चल जाएगा 6,000। देखो 6,000 का इंश्योरेंस क्लेम करना है, और एसेट साइड मेरी डेबिट साइड है बोला था, तो डेबिट साइड के 6,000, डेबिट साइड में 2,000 हुए 8,000, 8,000 डेबिट और 8,000 क्रेडिट। लॉजिक समझ में आया? नहीं आया तो कमेंट करो, ठीक है। अभी के लिए रफ वर्क मिटा देंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कुछ भी गड़बड़ नहीं करना है, कंफ्यूजन है तो पूछो कमेंट में। इसी के ऊपर ज़्यादा मैंने टाइम इन्वेस्ट कर दिया है, बिकॉज मुझे लगा कि ज़रा अलग एडजस्टमेंट है तो आप 101% कन्फ्यूज़ होंगे कि इसमें करना क्या है, और अगर लॉजिकली नहीं समझोगे तो आगे जाके ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को आपको फेस करना है। अभी के लिए तो ऐसे नहीं कि 12th में ही आएंगे, लेकिन फ्यूचर में भी, ठीक है। तो उस बात का ध्यान रख के ही कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा हो। देखो इधर पे अभी देखो अपन ने एक एडजस्टमेंट छोड़ दिया था, जो कि है प्रोवाइड RDD एट 2.5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स की वैल्यू क्या है, इसमें कुछ घोड़ना ऐड करना, माइनस करना, जोड़ना घटाना कुछ नहीं है, चलो ठीक है। अभी 43,000 पे 2.5% निकालना है मुझे, ठीक है। 43,000 पे अभी मैं करूँगा 2.5%। मैंने आपको अलग मेथड बताई थी, वो मेथड ही इधर यूज़ करो, मेरा आपको रिकमेंडेशन है, सजेशन है, जो भी है। मैं खुद उसी पे सॉल्व करूँगा। देखो 1% पहले इसका निकालूंगा 2 0 अगर मैंने उड़ा दिया इसके, तो 430 मेरा 1% है, और 430 मैंने ऐड किया तो ये मेरा बन जाएगा 2%, मीन्स 1%, 1%, और 430 का आधा 215, ठीक है। 200 400 का आधा 200, 30 का आधा 15, तो ये मेरा 0.5%। तो 1% मीन्स 2%, और ये आधा टक्का मीन्स 2.5%। देखो अभी इसको जोड़ दो, 5 6 7 8 9 10, 1075, 1075, ये मेरा न्यू RDD का वैल्यू है। जैसे कि फॉर्मूला बनाया हुआ है कि सन्ड्री डेटर्स में और फ्यूचर में जो मेरे बैड कस्टमर्स है, जो मेरे पैसा डुबा सकते हैं, उनका अमाउंट है 1075, जो इधर डेबिट साइड मीन्स एसेट साइड में माइनस करूंगा तो क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा मुझे देना है डेबिट इफेक्ट। तो फॉर्मूला बना हुआ है कि न्यू RDD ऐड करूंगा इधर, ठीक है। 1075, देखो 1075 डेबिट साइड पे लेस किया क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट। समझ में आया? इजी है। देखो डेबिट इफेक्ट हुआ, क्रेडिट इफेक्ट हुआ, दैट न्यू RDD का भी एडजस्टमेंट सॉल्व हो गया ना सब एडजस्टमेंट सॉल्व? नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, भूल मत जाना कि हिडन एडजस्टमेंट भी है, जो कि दिया है एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 ईयर्स। 3 साल के लिए एडवर्टाइजमेंट पे की है मैंने 10,000। साल है 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ, 31 मार्च को ख़त्म हुआ, ठीक है। और मैं 31 मार्च को ही बैठा हूँ ये सब करने के लिए, ठीक है, ठीक है। 31 मार्च को ही मैं बैठा हूँ ये सब कैलकुलेशंस करने के लिए। जो भी हो, साल कोई भी हो चलेगा, लेकिन इधर 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ और 31 मार्च को ख़त्म हुआ, और मैं 31 मार्च को ही ये फाइनल अकाउंट सब सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं कुछ भी खर्चा, नुकसान, फ़ायदा जो भी मैं देखूंगा, 1 अप्रैल से मैं जिस दिन सॉल्व करने बैठ रहा हूँ मीन्स 31 मार्च तब तक का ही देखूंगा। अगर उसके आगे का जो भी मैंने पहले से ही आज पे करके रखा है अगले साल का, तो मैं अभी माइनस करूंगा, उसको मैं बोलूंगा प्रीपेड। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं सॉल्व करने बैठ रहा हूँ 31 मार्च को फाइनल अकाउंट्स, और जो भी खर्चा, फायदा, नुकसान जो भी देखूंगा, इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है जो भी, वो मुझे सिर्फ दिखाना है इसी साल का। अगर अगले साल का पहले से मुझे मिला है या मैंने किसी को कुछ पे करके रखा है, तो मैं इस साल में वो मैं नहीं दिखा सकता। मुझे ऐसा दिखाना पड़ेगा कि अगले साल का है, अभी मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर पिछले साल का वगैरह जो भी मिला है वो भी मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं करूँगा। याद रहेगी ये बात। तो अभी के लिए लॉजिकली समझने की कोशिश करो कि 10,000 रुपये का जो एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट 10,000 है, आई एम श्योर एडवर्टाइजमेंट 30,000 है,
वही मैं सोच रहा था कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, क्लियर कर देते हैं। इंसान हो यार, ठीक है, समझने की कोशिश करो। ठीक है, 30,000, 30,000, ये जो 30,000 मैंने पे किया है, ये 30,000 मैंने कितने साल के लिए? 3 साल के लिए भरा है, 3 years। और मुझे देखना है सिर्फ एक ही साल का, एक ही साल का देखना है। सिर्फ 10,000 हुआ था 30,000 की जगह। ठीक है, ज़्यादा लोड मत लो, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, वो समझ के लो। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिए, कन्फ्यूजन नहीं है, मैंने सब क्लियर कर दिया है। 30,000 की जगह 10,000 लिख दिया था। ठीक है, चलो अभी के लिए ध्यान दो। 30,000 रुपये जो है, 30,000 रुपीज़ जो है, मैंने 3 साल के लिए पे किया है। मतलब एक साल का कितना हुआ? 30,000 3 साल का, एक साल का 10,000। लॉजिकली समझो, 30,000 3 साल का तो एक साल का 10,000। तो अगर मैं इधर बैठा हूँ सॉल्व करने, तो मैं एक ही साल का अगर देख रहा हूँ तो एक साल का मुझे सिर्फ 10,000 ही दिमाग में आना चाहिए ना। तो ऊपर का जो 20,000 है वो क्या है? पहले से देके रखा है, अगले 2 साल का जो भी है। 3 साल का पे किया है एडवर्टाइजमेंट का, ये बताया आपको सामने वाले ने। तो 30,000 रुपये पे किया है 3 साल का, तो एक साल का 10,000 ही मुझे इधर अगर दिखाना है, फाइनल में 10,000 ही दिखाना है। तो मैं 30,000 में से 20,000 अगर माइनस कर दूं, बचा 10,000। और ये 20,000 क्या है? अगले 2 साल का है, मीन्स की प्रीपेड, पहले से पे करके रखा है। तो प्रीपेड है तो माइनस करो, माइनस प्रीपेड, एक्सपेंस खर्चा है ना मेरा एडवर्टाइजमेंट का, तो 20,000। लॉजिक समझ में आया? आया लॉजिक समझ में? क्या है कि मैंने 3 साल का एडवर्टाइजमेंट का पैसा उस एडवर्टाइजमेंट कंपनी को, ठीक है, 3 साल तक मेरी ऐड चला दो मेरे बिजनेस की, मेरे मोबाइल में, मोबाइल बनाने की कंपनी है मेरी, उसका ऐड चला दो 3 साल के लिए आपकी कंपनी के थ्रू। मैं आपको 3 साल के लिए पहले से पैसे दे के रख रहा हूँ, पैसे तो मेरे ही है, वो रख रहा हूँ दे के। लेकिन इस साल, इसी साल के मैं मेरे इसमें दिखाऊंगा, बाकी के अगले जो 2 साल के पैसे मैंने आपको पहले से दे के रखे हैं वो मैं आपसे कभी भी मांग सकता हूँ। नहीं चलानी मुझे अभी, मेरे मुझे पैसे दे दो, मांग सकता हूँ। तो वो मेरा एसेट है, मेरा हक है उस पर। अगले 2 साल के जितने भी पैसे होने वाले हैं उस पर मेरा हक है। तो जो 20,000 है ना, जो मैंने आपको पहले से दे के रखे हैं, वो मैं कभी भी मांग सकता हूँ, मेरा हक है, मेरा एसेट है। तो एसेट है, इसीलिए एसेट में ऐड कर दो। समझ में आया? प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट कितना? 20,000 पहले से दे के रखा है, 10,000 तो इसी साल का है, 20,000 पहले से दे के रखा है। तो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट लॉजिकली समझाओ, एसेट साइड डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट, क्रेडिट साइड पे लेस किया क्रेडिट इफेक्ट। इफेक्ट समझ में आए? देखना, लेकिन मैंने 10,000 निकाला कैसे? समझ में आया? 30,000 3 साल का, तो एक साल का 10,000, एक साल का 10,000 तो बचा हुआ 2 साल का 20,000। यही है, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। ये भी एडजस्टमेंट सॉल्व हो गया। अभी मुझे क्या करना है? सब सॉल्व हो गया, अभी मुझे सिर्फ क्लोजिंग करना है। और क्लोजिंग कैसे करते हैं? जो भी मुझे पहले इनर कॉलम में दिखाई देगा उसको सबको मैं पहले आउटर कॉलम में डाल दूंगा। आउटर कॉलम में सब हो जाने के बाद फाइनली मैं पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कर दूंगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर बैलेंस शीट को टैली करूंगा। ठीक है, इजी है ना? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है। कुछ भी कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है 24 आवर्स। देखो, अभी के लिए जो जो इधर में मिलेगा उसको आउटर में डालूंगा। 1,20,000 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1,20,000 आउटर, 1,20,000 आउटर, आउटर में है, ये इनर में है, इसके नीचे भी कुछ भी रिटर्न नहीं है, 80,000 आउटर, आउटर। इसमें 500 रुपया और ऐड करना है न्यू आरडीडी 1,075, 1,575। ओरली करने की कोशिश करो, इजी है। देन ये तो आउटर कॉलम में हो गया है। अभी आउट चलेंगे तो आउटर कॉलम में ये ठीक है। इधर कुछ आउटर इनर में कुछ, देखो इधर 20,200 में से 1,010 माइनस करना है। देखो 20,000 में से 1,000 गया 19,000, 19,200 में से 10 रुपया माइनस करेंगे। ठीक है, तो 19,190 डन। अभी 43,000 में से 1,075 मुझे माइनस करना है। 43,000 ओरली भी कर सकते हैं, देखो कैसे। 43,000 में से 1,000 गया, बचा 42,000। 42,000 में से 75 माइनस करो, कितना होगा? 42,000 बचा ना। 42,000 में से एक
₹75 माइनस करना है, तो 41,925। ठीक है, फिर भी इधर करके दिखा देता हूँ मैं आपको। 1075, ठीक है, 10, 5, 9, ठीक है, 9, ठीक है, 3, 2 में से 1 जाएगा, फिर 1 बचेगा, 41,925, जैसे कि ओरली भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, 41,925 डन। ये तो आउटर कॉलम में है। अभी देखो 15,000 प्लस 1,200 16,200, क्रेडिटर्स 20,500, बाकी तो आउटर कॉलम में ही है। क्रेडिटर 20,500, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है तो 20,500। ठीक है, अभी सब आउटर कॉलम में जा चुका है। अभी क्या करना है, फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे। क्लोज करेंगे मीन्स देखो अभी क्या करता हूँ। ठीक, लॉजिकली ओरली पहले एक गलती नहीं होनी चाहिए कि कुछ भी इनर कॉलम में नहीं रहना चाहिए, सबका वैल्यू आउटर कॉलम में आ जाना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना है, देखो सैलरीज इधर ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट में मिक्स हो रहा है, तो ये गलती मत करना आप ना। अगर चाहिए तो आपके एग्जाम में ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अलग अलग फॉर्मेट बना सकते हो, लेकिन मैंने जैसे इधर कंबाइन किया है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वैसे आपको सिर्फ इतना ही करना पड़ेगा कि ट्रेडिंग अकाउंट, फिर दूसरे पेज पे आप जाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इधर से जब दूसरा बनाओगे तो और एक बार लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। याद रहेगी ये बात, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। देखो अभी तो ये सैलरी जो ऊपर है मैं माइनस नीचे कर लेता हूँ उसको जरा। सैलरीज कितना था, 5,000, ठीक है, 5,000 टू सैलरीज। ठीक है, अभी थोड़ा स्पेस लग रहा है। अभी मैं क्या देखूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्लोजिंग के टाइमिंग पे आपको भी वही देखना है कि इसको मैं ऐड करके रखूं और इसको ऐड करके रख दूंगा। ठीक है, देखो इतने 35,000, 8,000, 1,20,000, ये साइड मुझे ज़्यादा लग रही है, ऐड कर लेता हूँ। फिर भी 1,20,000 में 30,000 ऐड किया तो सपोज ओरली करता हूँ। चलो आप भी कोशिश करो ओरली करने का, देखो थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करो कैलकुलेशन में, बिकॉज आपको कैलकुलेटर अभी अलाउड नहीं है, बाकी FY वगैरह में अलाउड है। अभी के लिए थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करो। देखो 1,20,000 में 30,000 ऐड करो, फर्स्ट ऑफ ऑल 50,000 हुआ, 1,50,000, 1,50,000 में 8,000, 1,58,000, 58,000, 1,58,000 में 5,000, 1,63,000, 1,63,000 आएगा। एक बार करके देखो, 1,20,000। इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, बिकॉज इतना मेहनत करके सॉल्व किया है तो लास्ट में क्यों गड़बड़ करनी। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 3, 4, 5, 6, 1,63,000 मैच। ओरली किया तो भी सेम। ठीक है, और अभी ये साइड प्लस करके देखो कितना, 80,000, 1,10,000, 1,10,000 में 10,000, 1,20,000, 1,22,000। ठीक है, यानी के लिए 1,22,000। ये मैं ओरली कर रहा हूँ, फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो करो राइट करके 1,000 रुपये और 1,23,000। ठीक है, 1,23,000 में 800 और 700, ठीक है, 1,600, 500, 24,500। ठीक है, 24,500 हो गया, 1,24,500 करके देखना है। ठीक है, इतना ही फास्ट मैंने किया। अभी आप देखो, देखो 30,800, फिर 80,000, फिर 7,500, फिर 5,500, फिर 700, 0, 0, 0, 0, 7, 10, 17, 18, 19, 20, 25, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 8, 9, 10, 11, 12, 1,24,500। सिमिलर अमाउंट ओरली किया तो भी सिमिलर अमाउंट। डन। अभी 1,24,500 ज़्यादा है या 1,63,000 ज़्यादा है? ये 1,63,000 इधर का था ना, तो कौन सा ज़्यादा है? ये साइड ज़्यादा है। तो जो साइड भी ज़्यादा है उस साइड का अमाउंट दोनों साइड पे राज करेगा। तो 1,63,000 दोनों साइड के बैलेंस के तौर पे लिखा जाएगा। 1,63,000 बैलेंस आया। इस साइड भी कॉपी करूँगा, 1,63,000। ठीक है, अभी जो साइड ज़्यादा आई है
उस साइड से जो साइड कम आई है वो साइड माइनस करूंगा। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा आई है तो फाइनल आंसर निकलेगा बाय 2 ग्रॉस प्रॉफिट। क्रेडिट साइड अगर मेरी ज़्यादा है तो फाइनल आंसर इधर लिखूंगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो फाइनल ट्रेडिंग अकाउंट का जो फाइनल अमाउंट है वो लिखूंगा बाय ग्रॉस लॉस। ये ज़्यादा है तो प्रॉफिट, ये ज़्यादा है तो लॉस। डेबिट साइड ज़्यादा लॉस, क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट। दिमाग में ध्यान रखना। और जो साइड माइनस करूंगा उसके नीचे ही लिखूंगा। देखो 1,63,000 में से 1,24,500 माइनस करना है। 1,63,000 में से 1,24,500 अगर मैं माइनस करूँ कितना आएगा? 0 0, ये कितना 5, ठीक है। फिर ये अगर 2, तो 2 में से 4 नहीं जा सकते तो इसको 12 करूँगा। 5 6 7 8 9 10 11 12, 8 आएगा इधर, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। 3, 5 में से 2 गया, 3 बचा ना, 1 में से 1 गया 0। 38,500। तो अभी इधर लिखूंगा, ये साइड माइनस की है ना, ये साइड छोटी है ना, तो उसके नीचे लिखूंगा। ये लेफ्ट साइड में डेबिट साइड में लिख रहा हूँ इसीलिए 2 लिख रहा हूँ, TO 2। अभी ट्रेडिंग अकाउंट से 2 ही चीज़ें होंगी, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस। तो अभी के लिए हुआ है क्रेडिट साइड ज़्यादा है इसीलिए प्रॉफिट। तो ग्रॉस, इसको ग्रॉस बोलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है अमाउंट उसको। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलेगा, सिमिलर सिचुएशन है, सिमिलर चीज़ें करनी है तो। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलेगा तो उसको नेट बोलेंगे, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है तो बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो ना आगे, इसीलिए कैरीड। अभी कितना देखो, 38,500, 38,500, इसको राउंड करो, डन। 38,500 डेबिट। आगे है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट क्या आएगा? क्या हुआ अपने को? बाय, क्रेडिट साइड में लिखते वक्त बाय ग्रॉस प्रॉफिट 38,500, ठीक है। 38,500 बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कंफ्यूजन ना हो इसलिए रफ कर देता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट की चीज़ें खत्म, ट्रेडिंग अकाउंट को भूल जाओ। अभी सिर्फ ध्यान देना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। अब जब भी क्लोजिंग करोगे ना तो एक बार ध्यान देना कि क्लोजिंग करने से पहले जो भी सब साइड के जो इनर कॉलम की अमाउंट आउटर कॉलम में आ जानी चाहिए, माइनस प्लस करके, ठीक है। ये देखो इनर कॉलम की चीज़ें आउटर कॉलम में आ गई है, इधर भी, ठीक है। अभी मैं कर सकता हूँ, कभी कभी हो जाता है मिस्टेक से, इसीलिए ज़रा ध्यान देना। अभी ये साइड कैलकुलेट करूँगा और ये डेबिट साइड कैलकुलेट करूँगा, मैं दोनों का टोटल अमाउंट निकालूंगा और जो साइड ज़्यादा आएगी उस साइड में से लेफ्ट जो साइड कम आएगी वो माइनस कर दूंगा। अभी के लिए ये साइड 38,500 में 1,000 ऐड किया और 1,200 ऐड किया तो 39,000, 39 40, 40,500, 40,700। तो इधर मेरा आया 40,700, इधर भी आया 40,700। बिकॉज ये बोलेगा कि अगर मेरी साइड ज़्यादा है तो मेरी ही सुपेरियरिटी चलेगी, मीन्स कि मेरा ही अमाउंट आप दोनों साइड लिखोगे। बैलेंस इसका ज़्यादा है 40,700। ये साइड मुझे कम दिख रही है, फिर भी मुझे कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा वाली साइड में से कम वाली साइड माइनस करनी है। तो 40,700 में से मुझे माइनस करना है ये सब अमाउंट। ये सब छोटे छोटे अमाउंट माइनस करते बैठूंगा क्या? पहले मैं इसको टोटल निकालूँ। 5,000, 6,000, 7,000, 8, 9, 10, 10 और 10, 20, 21, 22, 23, 24, 24,000। अब ये 24,000, ठीक है। 575, 50 मीन्स की 450 और 50 हुआ 500, 500, 500, 1000, 1,075, ठीक है। 1,075 और 810, 810, 5, 8, 8, 5, 2, 25,885। तो 25,885 में माइनस करूंगा 40,000, मीन्स ए साइड में से ये साइड का टोटल, आउटर कॉलम का टोटल में माइनस कर रहा हूँ, बस बाकी कुछ नहीं करना। 10 में से 5 गया, 5 बचा। 9 में से 8 गया, ठीक है। 9 में से 8 गया, 1 बचा। फिर ये 6, ठीक है। 6 में से ये नहीं तो 16, 8 बचेगा और इसका क्या होगा फिर? 9 होगा ना, और ये 3 होगा, 4, 1 बचेगा। 14,815,
14,815। इफ़ यू वांट चेक करो, ये है अपना नेट प्रॉफिट 14,815। अभी 14,815 मेरे लिए क्या है, देखो 14,815 आया ना, क्रेडिट साइड ज़्यादा थी मतलब प्रॉफिट है, तो 14,815 प्रॉफिट है। प्रॉफिट कैसे, डेबिट साइड में जो साइड कम थी वो साइड में लिखूंगा, बिकॉज ये साइड में से ये साइड माइनस कर रहा हूँ, डेबिट साइड माइनस कर रहा हूँ, तो डेबिट साइड में ही आंसर लिखूंगा। तो डेबिट साइड में लिखूंगा इसलिए टू और क्रेडिट साइड ज़्यादा थी इसलिए प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन, आगे भेजूंगा। और ये 14,815 जो है वो मैं अभी क्या करूंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेजूंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मुझे प्रॉफिट भेजना है या लॉस भेजना है, तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनके उनके नाम के नीचे भेज देना है। मीन्स कि अभी ये जो मेरा प्रॉफिट या लॉस निकला, ये मैं दोनों पार्टनर जिनका बिजनेस है उन दोनों में बांट दूंगा। किस रेशियो में, देखो क्वेश्चन में आपको लिख कर दिया है क्या प्रॉफिट या लॉस शेयरिंग रेशियो, क्वेश्चन में तो नहीं लिख रहा है मुझे अरुण पीयूष या पार्टनर्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट, और एडजस्टमेंट भी दिख रहा है, एडजस्टमेंट में वगैरह दिख रहा है कि वो भी एक बार देख लो। एडजस्टमेंट में भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब मुझे लिख के नहीं दिया है वो लोग ने कि कौन से रेशियो में आपस में बांटने वाले हैं। तो अपना पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर उन्होंने आपको बताया नहीं है कि किस रेशियो में नुकसान या फायदा बांट लेंगे, तो आप बाय डिफॉल्ट 1:1 50-50 आधा आधा बांट दो। समझ में आया, आधा आधा क्यों, अब ये अगर किसी ने 1 रुपया लगाया, एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर में कैपिटल लगाया 1 लाख रुपया, फिर भी अपना एक्ट बोलता है कि उन्होंने लिख के तो नहीं दिया है ना, इसका मतलब आधा आधा ही बटेगा। ठीक है, तो आधा आधा बांटना है। 14,815 का मैं अगर आधा करूँ दोनों पार्टनर्स के बीच में तो कितना आएगा, 800 का आधा कितना होगा, 14 का आधा कितना होगा, 7,000, 800 का आधा 400। ठीक है, 400 का 800 का आधा 400 हुआ, 15 का आधा कितना होगा 7.5। ठीक है, 07.5, 7,400 7.5 एक पार्टनर को बांटूंगा। ठीक है, लेकिन मुझे पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए, तो क्या बताया गया, आपके बुक के हिसाब से आपको बताया गया है कि इतना पॉइंट मत देखो, एक काम करो, एक पार्टनर को आप दे दो 7,407 दे दो, और दूसरे पार्टनर को 7,408 दे दो। बात तो एक ही है ना। अगर इनको ऐड करोगे तो अमाउंट कितना आएगा, 14,815 ही आएगा ना, अमाउंट तो उतना ही आएगा 14,815, 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, आंसर तो इतना ही आना है ना, तो इतने ही पैसे दोनों में बांटोगे, एक को इतना बांटो दूसरे को इतना बांटो, या तो 0.5 में भी दिखोगे 7,407.5, 7,407.5, आधा आधा मीन्स एकदम प्रॉपर लीगली 0.5 पैसे का भी इधर का उधर हिसाब नहीं, फिर भी आधा आधा प्रॉपर बांट लिया, ये भी करोगे तो भी राइट है, बेटर है इवन। लेकिन कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए आपके स्टैंडर्ड के अनुसार, आपका जो लेवल है उसके अनुसार आपके बोर्ड ने आपको ऐसे बताया है कि एक पार्टनर को थोड़ा ज़्यादा दे दो, 0.5 पैसे ज़्यादा दे दो, मीन्स एक को 0.5 की जगह एक को आप 408 दे दो, कन्फ्यूजन नहीं होगा बाद में, और ये पॉइंट हटा दो, बात खत्म। इतना ही करना है, या तो इसको दे दो 408, इसको 408, किसी को भी दो, लेकिन टोटल अमाउंट आना चाहिए 14,815। ठीक है, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं करना है, ये तो आपको अच्छा प्रॉपरली आपको कैलकुलेशंस में समझ में आए, इसीलिए आपको दिया गया है ये फैसिलिटी बस बोर्ड की तरफ से। तो अभी क्या करना है मुझे, आपको समझ में आया, ये पार्टनर्स में बांट देना है। ठीक है, 7,407 7,408। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो नेट प्रॉफिट मुझे मिला ये मैं दोनों पार्टनर्स में बराबर बराबर बांट दूंगा। पहले का नाम क्या है, पहले पार्टनर का पीयूष, दूसरे पार्टनर का नाम क्या है, अरुण। कितना दोनों को, 7,407 7,408, टोटल होता है 14,815। अभी ये डेबिट दूसरा होगा क्रेडिट, आगे मैं जा रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो इधर में लिखूंगा बाय, क्या हुआ मुझे, प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ ना, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा थी, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलता है नेट प्रॉफिट नेट लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता था ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, ग्रॉस और नेट का डिफरेंस है, बाय नेट प्रॉफिट। क्या हुआ, ये ब्रॉट डाउन हुआ ना, इधर आया ना, तो कितना, इसको कितना दिया 7,000
400 कितना दिया है 7, दूसरे को 7408, ठीक है, दोनों को इतना दिया मैंने। अब ये क्या है, अभी इसको ऐड करूँगा मैं, कितना आएगा ऐड करने के बाद, कितना आएगा देखो कैलकुलेट करके। 80,000 में 7,408, 87,408, 87,407, इधर वैसे भी 87,408, 87,407, उधर कुछ माइनस करने के लिए है नहीं, ठीक है, तो इधर डायरेक्टली अमाउंट आएगा 87,408, 87,407, ठीक है। ये क्या है मेरा, या अभी मैं आगे भेजूंगा इसीलिए उसको बोलूंगा टू बैलेंस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस कैरी डाउन, आगे भेजो। तो अभी आगे भेजो, कैसे भेजोगे, इधर कैपिटल हमेशा लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कितना 87,407, 87,408, किसका है ये, लेकिन फर्स्ट है पीयूष का, ठीक है, सेकंड है अरुण का। देखो अभी दोनों पार्टनर्स का मैंने इधर कैपिटल लिख दिया है फाइनल, ठीक है। अभी इनका टोटल निकाल के इधर लिखो, 8 15, ठीक है, 1 4 4 8, ठीक है, 7 14, ठीक है, 17, 1,74,815, फिर इसमें और 20,500 और 10,000 ऐड करेंगे, 30,500, 1,74,815, 30,500, 5 1 9 10 11 12 13, 4 और 1 5 7 8 9 10, ठीक है, 2, कितना आया 2,05,315, ये मेरा लायबिलिटी साइड का टोटल आया है, लायबिलिटी साइड का मेरा टोटल आया 2,05,315, 2,05,315, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, एसेट साइड का भी टोटल निकालूंगा, और दोनों अगर मैच हुआ इसका मतलब मेरा जो क्वेश्चन है, मेरे सब एडजस्टमेंट सब पोस्टिंग करेक्ट है, सब एडजस्टमेंट प्रॉपर सॉल्व हुआ है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सब कैलकुलेशन भी करेक्ट है। 19,190, फिर 25 30 40,000, ठीक है, देन 41,925, देन 16,200, देन 26,000। ये मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, इतना अपन ने सॉल्व किया तो लास्ट एंड में गड़बड़ नहीं करना है। फिर 27,000 और 35,000, 35,000, देखो ऐड करो, 5 9 10 11, ठीक है, 9 10 11 12 13, 9 10 11 12 13 14 15 16 5 3 4 20, 2,05,315, 2,05,315 एसेट साइड, ठीक है, थोड़ा कंजेस्टेड है इसीलिए इधर लिख रहा हूँ। तो मेरा एट द एंड एसेट साइड और लायबिलिटी साइड कितना आया, 2,05,315, टेक्स्ट बुक में चेक करके देखो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और जो बीच में कट हो रहा है ये मत समझ लेना, ठीक है, कुछ गड़बड़ है क्या, नहीं तो आप स्टूडेंट्स लोग ज़्यादा दिमाग लगाने में देखते हो, कॉन्सेप्ट सीखने में ध्यान नहीं देते, ज़्यादा दिमाग लगाते हो। 2,05,315, ठीक है, 2,05,315 मेरा एसेट साइड आया, ठीक है, 2,05,315 मेरा लायबिलिटी साइड आया। ये ऐसे लिखना नहीं है एग्जाम में सिर्फ इधर लिखो और इधर लिखो, एसेट के नीचे एसेट का टोटल, लायबिलिटीज़ के नीचे लायबिलिटीज़ का टोटल। और एक बात हमेशा ध्यान रखना मेरी, अगर ये मैच नहीं किया ज़्यादा हेडेक मत लेना, आपने पोस्टिंग सही किया है उसके भी मार्क्स है, अपने एडजस्टमेंट सही सॉल्व किया है, हर एक एडजस्टमेंट के कुछ मार्क्स है अलग अलग, एक आधा एडजस्टमेंट गलत भी हो गई तो भी बैलेंस शीट तो टैली नहीं होगी, लेकिन उसके इतने ही मार्क्स कटेंगे, ज़्यादा मार्क्स नहीं कटेंगे, जितना आपने सॉल्व किया है उसके हिसाब से आपको उतने मार्क्स मिलेंगे। तो जितना स्टेप वाइज मार्क मिलते जाएंगे, कुछ भी टेंशन मत लो, ठीक है, कुछ गलत भी हो गया तो ज़्यादा हेडेक मत लो, लेकिन कोशिश करना ज़्यादा मिस्टेक ना हो।
ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है, सिर्फ इधर ऐसे लिख दो, इसका टोटल इसके नीचे मैच किया, इसका मतलब 101% बैलेंस शीट टैली। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। और इस वीडियो से आपको कुछ भी अगर सीखने को मिला है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अगर कुछ भी डाउट है, और शेयर कीजिए आपके कॉलेज के फ्रेंड्स ग्रुप में, ताकि उनको भी हेल्प हो सके, उनको भी अकाउंट्स ईजी लगने लगे, जो कि बहुत टफ समझ रहे हो ना आप अकाउंट्स को, बहुत इजी है। सिर्फ कॉन्सेप्चुअली सीखना इंपॉर्टेंट है और आपको प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिलना इंपॉर्टेंट है। तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ रहने वाला है। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।